हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो हम साइंस के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों, ये बीपीएससी का ही है, एक एग्जाम में पूछा गया था, हाल ही फिलहाल में एक एग्जाम हुआ था। और इसमें देखिएगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, पीसीएस से ही क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ पर एज इट इज़ लिया गया है। और ये क्रम दोस्तों हर बार चलता है। आप बीपीएससी में भी देखेंगे, जैसे 67th में देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड था, प्रीवियस ईयर से रिपीटेड था, और भी एग्जाम से रिपीटेड क्वेश्चन था। कुछ नया क्वेश्चन तो रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीटेड रहता है। तो प्रीवियस ईयर का यदि आप क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। 68th बीपीएससी के लिए दोस्तों आप जानते हैं वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। साइंस का क्वेश्चन मॉडरेट रहता है, मैक्सिमम क्वेश्चन उसका मॉडरेट रहता है और इजी रहता है, कुछ ही क्वेश्चन डिफिकल्ट रहता है। तो साइंस में नंबर उठने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। साइंस आप हल्का मेहनत कीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा तो आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा। ऑल राइट, तो उसी से रिलेटेड कुछ हम आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, जो आपको 68th बीपीएससी के एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल रहेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, फर्स्ट है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है, क्यों? इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट क्लॉथ इन समर बिकॉज। आप जानते हैं कि दोस्तों, जो हमारा सफ़ेद कपड़ा होता है, वाइट क्लॉथ जो होता है या लाइट कपड़ा जो भी होता है, लाइट कलर का कपड़ा, वो रिफ्लेक्टर, वेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। उस पर जो भी ताप पड़ता है, जो भी उष्मा पड़ता है, हीट पड़ता है, उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है। ऑल राइट, और इसी को चेंज करके जो बीपीएससी में पूछा गया था पिछली बार कि हम गर्मियों में सूती कपड़ा पहनना क्यों पसंद करते हैं, तो उसका अगर वो क्वेश्चन रहता दोस्तों तो उसमें ये होता है कि वो पसीना को अवशोषित करते हैं। वैसा क्वेश्चन रहता तो आंसर हमारा बी जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा है सफ़ेद कपड़ा पहनना क्यों पसंद करते हैं या आरामदायक होता है, तो उसके पीछे लॉजिक है कि वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। इसलिए कहा भी जाता है गर्मियों में, या अपनी माताएँ जो हैं वो अपने बच्चों को अगर गंजी वगैरह भी पहनाती है तो हल्का कलर का या वाइट कलर का, आप देखते होंगे बच्चा जो पहनता है गंजी वगैरह सब वाइट कलर का ही पहनता है, टी शर्ट पहनता है तो वाइट कलर का ही पहनता है। जो ब्लैक कलर का अगर आप क्लॉथ पहनिएगा तो वो क्या होता है, एब्जॉर्बर होता है। ब्लैक रेडिएशन के बारे में आपने सुना होगा, ब्लैक बॉडी के बारे में, वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बर होता है, बेस्ट ऑब्जर्वर होता है। तो हीट वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने की संभावना है। तो इसलिए हम, क्योंकि वो ताप को, हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, हम लोग सूती कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, गर्मियों में आरामदायक होता है। 52 है, पानी वाले बीकर में बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों, कई बार रिपीट हुआ है कि कोई पानी वाला बीकर, उसमें बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाएगा तो क्या होगा, तो पानी का स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार 67th बीपीएससी में आया हुआ है, उससे पहले भी आया हुआ है, दूसरे स्टेट पीसीएस में भी आया हुआ है, और ये लगभग रिपीट होते रहता है क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, पानी का स्तर वही रहेगा। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि जब बर्फ़ पिघल जाएगा पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। जब बर्फ़ वहाँ पर था तो जितना उसको स्पेस कवर करना था वो पहले से स्पेस कवर कर चुका है। तो बर्फ़ पिघल भी जाएगा तो उसके लेवल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, पानी का स्तर वही रहेगा। ऑल राइट, ऑप्शन सी। 53 देखिए, इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होता है? रेनबो का बनना दोस्तों, रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो किसके कारण होता है, तो देखिए, पानी के बूंद द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। जब जो मान लीजिए रेनबो कब बनता है, वर्षा होने के बाद, या कभी कभी वर्षा के क्रम में भी बन जाता है। मान लीजिए वर्षा हो रहा है और सूरज भी निकल रहा है, उसमें रेनबो बन सकता है। तो जो पानी का बूंद होता है, वाटर का ड्रॉपलेट होता है, उसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अगर साथ साथ हो जाए तब आपका रेनबो वहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, पानी के बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। नेक्स्ट है 54, सूर्य ग्रहण कब लगता है? मतलब सोलर इक्लिप्स कब होता है, तो आप जानते होंगे दोस्तों, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है, तब लगता है हमारा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए उसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। ओके, सोलर इक्लिप्स। और जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाए तो उसको हम कहते हैं चंद्र ग्रहण, याद रखिएगा। ऑल राइट, तो हमारा 54 का यहाँ पर बी सही होगा। 55, सर सीवी रमन के विकिरण की निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जो सीवी रमन दोस्तों, आपने सुना होगा सीवी रमन जी के बारे में, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था किसके लिए? तो उन्होंने जो काम किया था, परकिरणन, स्कैटरिंग पे, उन्होंने जो लाइट का स्कैटरिंग होता है, जिसके कारण आप देखेंगे वो उन्होंने ही बताया था कि ऊपर से जो है आप आसमान को देखते हैं, या जो समुद्र का रंग जो है ब्लू होता है, या आसमान का कलर ब्लू होता है, ये किसके कारण होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, प्रकिरणन के कारण ब्लू कलर का जो है स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो स्कैटरिंग के लिए ही उनको, सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ मिला था। 55 का डी। 56,
सब प्रकार का क्वेश्चन यहाँ मिलेगा आपको, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, सबसे दोस्तों सबसे क्वेश्चन है। तो आप अच्छे से देखिए इसको, आपके लिए मतलब बहुत सारा क्वेश्चन तो एज इट इज़ रिपीट हो जाता है और रिपीटेड क्वेश्चन भी है यहाँ पर, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 56 है, बॉल बियरिंग का उपयोग साइकिल, स्कूटर आदि में किया जाता है। आप जानते हैं बॉल बियरिंग दोस्तों, साइकिल भी आप यूज़ करते होंगे तो साइकिल में भी बॉल बियरिंग होता है, स्कूटर में होता है, सब में बड़ा से बड़ा मशीनरी, जितना भी मशीनरी है सब में बॉल बियरिंग का उपयोग होता है। तो ये क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। ओके, ये आपका पहिए और धुरी जो हमारा कह सकते हैं व्हील और एक्सल के बीच में जो है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, पहिए और धुरी के बीच में घर्षण कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए 56 का बी। वही देखते हैं जब फ्रिक्शन बढ़ने लगता है, आवाज़ करने लगता है, तो लोग उसमें ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, तो कारण वही है कि फ्रिक्शन को कम करना है। 57, एक रेलवे ट्रैक में दो क्रमागत पटरियों के उनके बीच अंतराल के साथ अंत से अंत तक जोड़ा जाता है, क्योंकि मतलब अगर इंग्लिश में समझना चाहते हैं क्वेश्चन देखिए, इन रेलवे ट्रैक टू सक्सेसिव रेल्स, मान लीजिए एक पटरी ये और ये पटरी ये है, और ज्वाइंट एंड टू एंड, दोनों को एंड टू एंड मतलब ज्वाइन किया जाता है विथ गैप, दोनों के बीच में थोड़ा गैप दे दिया जाता है। तो दोस्तों आपने सुना भी होगा, क्योंकि समर के समय में थोड़ा बहुत एक्सपांसन होगा, इसलिए इन बिटवीन देम, वो जो गैप होता है उसके बीच में, उसके पीछे रीजन क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि गर्मियों में जो है लोहा का बना होता है, पटरी किसका बना होता है, लोहा का बना होता है, तो लोहा एक्सपांड करेगा। गर्मियों में रेलों के विस्तार, मतलब जो पटरी है, रेलों के विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। मान लीजिए अगर ये पटरी है, दोनों पटरी के बीच में कोई गैप नहीं रहता तो एक्सपांसन होता, तो ये पटरी ऊपर चल जाता है, यहाँ से क्या होता है, ट्रेन में एक्सीडेंट होने की संभावना थी, इसलिए दोनों के बीच में एक गैप छोड़ दिया जाता है कि अगर एक्सपांड भी हो तो दोनों आपस में थोड़ा पास आ जाए, एक दूसरे पर चढ़े नहीं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करे। ओके, तो पटरी एज इट इज रहेगा, इससे मतलब एक्सीडेंट बचा जा सकता है, दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। तो यही है कि समर में जो के समय जो एक्सपांसन होगा, गर्मियों में रेलों का जो विस्तार होगा, उसके कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। 58 देखिए, 58 भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जब गर्म मतलब जो कोई हॉट लिक्विड है, कोई एक मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है, कांच का गिलास, आपने चाय पिया होगा दोस्तों, ओके, तो गिलास चटक जाता है। देखेंगे अगर गिलास अगर कमज़ोर गिलास है और चाय अगर बहुत ज़्यादा गर्म है, काफ़ी गर्म है, और आपका जो कांच का गिलास है थोड़ा कमज़ोर है, तो वो चटक जाएगा। उसके पीछे रीजन क्या है, तो देखिए हम जानते हैं जो ताप का कुचालक है, जो कांच होता है, कांच शीशा के आपका ताप का, हीट का बैड कंडक्टर है या इंसुलेटर उसको कह सकते हैं, इसलिए ग्लास का लेवल केवल आंतरिक सतह फैलता है। अंदर वाला क्या करेगा, तो वहाँ पर चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ा था, अंदर में आपने चाय उसमें पोर किया था, डाला था, तो वहाँ पर थर्मल एक्सपांसन होगा, हीट के कारण एक्सपांसन होगा, तो अंदर वाला तो फैल गया, लेकिन बाहर में किसी प्रकार का हीट है ही नहीं, तो वो एज इट इज़ रहेगा। तो एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन, विरोधाभास उत्पन्न हुआ, जिसके कारण कि ग्लास जो है चटक जाता है। याद रखिएगा, ताप का कुचालक है कौन, आपका शीशा जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए अंदर वाला सरफेस तो फैल जाता है और भीतर वाला एज इट इज, सॉरी, अंदर वाला फैल जाता है और बाहर वाला एज इट इज रहता है, जिसके कारण कि ग्लास चटक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 67th बीपीएससी में भी पूछा गया है और कई सारे एग्जाम में भी पूछा गया है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर बेस्ड है। हाइड्रोजन बम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, संलयन जो होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन जो आपका हाइड्रोजन जुड़ता है दोस्तों, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ के क्या बनता है, हीलियम, जो सन पे होता है, एज इट इज जो प्रोसेस सन पे होता है, सन पे जो ऊर्जा बनने का प्रक्रिया है, हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाता है। ओके, एक हाइड्रोजन वन हाइड्रोजन वन, ये मिलके H224 बनाता है, ये उसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ये आपका नाभिकीय संलयन होता है। और परमाणु बम में पूछ दे तो परमाणु बम में क्या होता है, वो विखंडन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वो, ऑलराइट, यहाँ पर जुड़ता है, तो न्यूक्लियर नाभिकीय संलयन, याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 59 का ये सही है। 60, चलती बस में अचानक ब्रेक लगता है तो यात्रियों को आगे धक्का लगता है, इससे समझाया जा सकता है। बड़ा आसान है कि जब मतलब कोई बस आगे चल रहा है, अचानक रुक जाता है, तो यात्री जो आगे की तरफ थोड़ा मतलब झुक जाते हैं। तो न्यूटन का गति का जो पहला नियम है, जड़त्व का नियम दोस्तों, लॉ ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा होगा, इनर्शिया के कारण होता है कि हमारा बॉडी भी, गाड़ी के जब बस चल रहा था तो हम भी मोशन में थे, हमारा जो बॉडी का नीचे वाला पोर्शन, सारा पोर्शन मोशन में रहता है, बस जैसे ही रुका तो हमारा नीचे वाला पोर्शन भी रुक जाता है, लेकिन ऊपर वाला मोशन में ही रहता है, ये आगे की तरफ झुक जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन, दायां बायां वाला भी क्वेश्चन आपने सुना होगा, बैलेंस करने के लिए। तो न्यूटन का पहला गति, न्यूटन का जो गति का जो पहला नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ओके, जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, तो 60 का डी।
61 निम्नलिखित में से कौन सा धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित नहीं है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के हीटिंग इफेक्ट पे कौन बेस्ड नहीं है? इलेक्ट्रिक बल्ब, जो यहाँ पर फिलामेंट युक्त बल्ब, विद्युत बल्ब। ऑब्वियसली बात है, जो पहले बल्ब होता था, आपने कभी सूर्या का बल्ब देखा होगा 100 वाट वाला दोस्तों, आज भी चलता है, बहुत कम चलता है क्योंकि वो बिजली का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है उसमें। तो उसमें जो फिलामेंट देखते होंगे वो तो हीटिंग इफेक्ट पर ही बेस्ड था कि जैसे ही फिलामेंट में रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो वो हीट होकर जलने लगता था। ये तो बिल्कुल है। इलेक्ट्रिक प्रेस, आपके घर में जो प्रेस होगा, आयरन होगा, वो भी तो इसी पे काम करता है। उसमें नाइक्रोम का वायर होता है, रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, करंट जब पास होता है तो रेसिस्टेंस के कारण वो गर्म हो जाता है। तो ये तो बेस्ड है। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट दोस्तों हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड नहीं होता है। आपने सुना होगा ट्यूबलाइट में आर्गन नियॉन गैस भरा जाता है। ओके, तो ट्यूबलाइट हमारा आंसर हो जाएगा। विद्युत हीटर, हीटर भी वही काम करता है। आपने विंटर के समय में हीटर बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, कारण क्या है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड है। तो हमारा जो आंसर होगा 61 का सी, ट्यूबलाइट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड नहीं है। 62 देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस बार पूछा है। चुंबकीय कंपास की सुई, जो नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास है, वो किसके तरफ अपने आप को लाई कर लेता है? तो चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर, मतलब अलाइन इट्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जिस भी और रहेगा उस तरफ ही अपने आप को अलाइन कर लेता है। चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर स्वयं को संरेखित करता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। पिछले बार भी 67 बीपीएससी में देखिएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से एक क्वेश्चन पूछा था, मतलब मैग्नेटिज्म से एक क्वेश्चन पूछा था। तो मैग्नेट से 1-2 क्वेश्चन आपका रहना कंपलसरी है और अच्छा क्वेश्चन रहता है। तो याद रखिएगा, अलाइन इटसेल्फ पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ खुद को संरेखित कर लेता है जो मैग्नेटिक कंपास होता है। हमारा आवाज़ में थोड़ा कुछ गड़बड़ी है दोस्तों, तो उससे थोड़ा बहुत परेशानी हो सकता है, बट कंटेंट को अच्छे से समझिए, कंटेंट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ आसमान के कारण नीला दिखाई देता है। जो हमारा मतलब स्काई जो होता है, आप स्काई देखिएगा दोस्तों, गर्मियों के समय में अधिकतर ऐसा दिखता है कि जब पूरा आसमान साफ होता है तो आपको ब्लू दिखता है। किसके कारण ब्लू दिखता है, नीला दिखता है? तो स्कैटरिंग या डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का विक्षेपन दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं? स्कैटरिंग भी कहते हैं। ओके, प्रकाश के विक्षेपन के कारण, ये सीवी रमन साहब ने भी इसके बारे में बताया था, स्कैटरिंग के बारे में। तो 63 का सी, लाइट से, साउंड से, इलेक्ट्रिसिटी से, मैग्नेटिज्म से एक न एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, 100% श्योर है दोस्तों। तो इसको जो अच्छे से देखिए। 64 देखिए, आलू के चिप्स के वाले प्लास्टिक बैग में एक एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है। आलू का चिप्स आपने लेज खाया होगा, कुरकुरे खाया होगा, देखिएगा उसका जो पैकेट होता है वो बंद मतलब थोड़ा फुला हुआ रहता है दोस्तों, लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा मतलब डाल दिया, लेकिन आप जैसे ही उसको फाड़ते हैं तो देखिए उसमें से एयर निकलता है। तो वो जो एक एंटीऑक्सीडेंट एक प्रकार का रहता है, ताकि उसमें जो भी एडेबल प्रोडक्ट है ना, आलू का चिप्स क्या है दोस्तों, एक एडेबल प्रोडक्ट है, सबका लाइफ होता है, कुछ ना कुछ दिन बाद खराब हो जाएगा, तो वो खराब ना हो इसके लिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो या लंबे समय तक चले। वो कौन सा गैस को उसमें भरा जाता है? तो नाइट्रोजन अपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट गैस है, ये चीज़ों को मतलब ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। तो 64 का ए। ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन से हमको दूर ही रखना है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब ऑक्सीडाइज करने में मदद करता है। ओके, तो 64 का ए ऑप्शन याद रखिएगा, नाइट्रोजन। आपने सुना भी होगा कि जो एनिमल का जो स्पर्म होता है दोस्तों, या किसी भी चीज़ को जिसको हमको संरक्षित रखना है, मतलब सुरक्षित रखना है, प्रोटेक्टिव फॉर्म में कंजर्वेशन करना है, या क्रायोजेनिक के बारे में आपने कभी सुना होगा। क्रायोजेनिक में हम किसका यूज़ करते हैं? नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन होता है -190 डिग्री सेल्सियस पे, 196 पर जो एनिमल का सीमन है उसको स्टोर किया जाता है। तो नाइट्रोजन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 65 देखिए, दूध से क्रीम को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, केंद्र परासन इसको कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब सेंटर से दूर की तरफ फोर्स लगता है, जब उसको एक मशीन में उसको रोटेट कराया जाता है तो बहुत मतलब जैसे वॉशिंग मशीन में क्या होता है दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक पे बेस्ड है। सेम वही चीज़ है कि दूध से क्रीम निकालना है तो सेंट्रीफ्यूगेशन गाँव में जो माताएँ करती होगी, आपने कभी देखा होगा, वो भी इस प्रकार का चीज़ें करती है दूध से मलाई निकालने के लिए। ओके, तो 65 का बी, केंद्रापसरण या उसको सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, जब मधुमक्खी काटती है तो तुरंत उसके डंक वाले स्थान पर चूने का लेप लगाया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों मधुमक्खी में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। मधुमक्खी अगर काट लिया तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, और चूना क्या होता है, अपने आप में बेस होता है। चूना क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड बेस होता है, तो एसिड बेस आपस में रिएक्शन करके न्यूट्रल हो जाते हैं। तो मतलब जो भी पेशेंट है जिनको भी काटा है उनको थोड़ा बहुत
राहत फील होता है, लेकिन जब काटता है तो मतलब पूरा प्राण निकाल ही देता है। फिर बाद में इंटेंसिटी तो वैसे भी दर्द का कम हो जाता है, लेकिन लोग को थोड़ा लगता है कि अब मतलब हमको दर्द कम हो रहा है, लेकिन उतना जल्दी अगर रेमेडिएशन, उतना जल्दी अगर उपचार नहीं मिला तब तक तो मतलब आदमी का मतलब स्थिति को ख़राब कर ही देता है, और बाद में लगाए ना लगाएं वो दर्द अपने आप कम हो जाता है। लेकिन फिर भी मानना ऐसा है, और ये तो सत्य है दोस्तों कि जो मधुमक्खी का डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, और जो चूना है उसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है। चूना लगा लेता है कोई और भी कोई चीज़, अलग अलग जो घरेलू नुस्खा है बहुत सारे लोग अपना यूज़ करते हैं, उसमें यही कॉन्सेप्ट है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके न्यूट्रल हो जाएंगे, ओके, उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा, प्रभाव कम हो जाएगा। तो मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है जो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ बेअसर हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। 67 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन प्रक्रिया है, इसमें से कौन सा एक अपने आप में कंबसन रिएक्शन है। कंबसन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट है पानी का उबलना। पानी का उबलना दोस्तों ये हम क्या करते हैं, बॉइलिंग कर रहे हैं वाटर को, तो ये कंबसन नहीं है। कंबसन में आपका कोई चीज़ जलना चाहिए या ऑक्सीजन की उसमें उपस्थिति चाहिए, ओके। पानी को आप बदल रही है, फिजिकल स्टेट को उसको चेंज कर रही है, ये नहीं हो सकता। मोम का पिघलना अपने आप में फिजिकल चेंज है। पेट्रोल का जलना, बिल्कुल, पेट्रोल आप जब जला रहे हैं पेट्रोल को, तो देखिए आप ओरिजिनल फॉर्म में उसको नहीं ला सकते। पेट्रोल जो जल गया दोस्तों, वो आए तो हाइड्रोकार्बन जो था वो जल गया, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया और दूसरी चीज़ में बदल गया, ओके, तो उसको आप दोबारा नहीं ला सकते। तो पेट्रोल का जलना अपने आप में क्या है, कंबसन रिएक्शन है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस वीडियो में दोस्तों हम 67 तक ही करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम करेंगे दोस्तों। चूँकि मेरे थ्रॉट में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके कारण हम आगे नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट डे दोस्तों इसको हम कंटिन्यू करेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीट होते हैं, जरूर इसको 1 से 2 बार देख लीजिए, सारे क्वेश्चन को कंसेप्चुअली समझ लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पहले से भी बहुत सारा क्वेश्चन पता होगा। और विश्वास कीजिए दोस्तों, बिलीफ सिस्टम डेवलप कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं प्रीवियस ईयर में, मतलब नेक्स्ट एग्जाम में। ये सभी क्वेश्चन जो इसमें पूछा है, इस बार 2022 में पूछा है दोस्तों, अधिकतर दिखेगा, आपको भी विश्वास होगा कि बहुत सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही पूछा था, ओके। तो बस विश्वास बना के रखिए, आगे हम और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो भी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या कोई और भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम अच्छे अच्छे कंटेंट टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं। ऑलराइट, कोई क्वेरी हो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।